बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पास पेपर्स में आते भी हैं, और कुछ कंसेप्चुअल जो एमसीक्यूज़ हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल लगता है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अपना कॉपी पेंसिल वगैरह जो है उनको रेडी रखें और एमसीक्यूज़ को ठीक से प्रिपेयर करें। उम्मीद है कि आपको इन एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी समझ आएगी और इनका आपको फ़ायदा भी होगा। जी, तो स्क्रीन पे आपको कुछ टॉपिक्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि आज हमने कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसके बाद है जी हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, astronomical telescope, spectrometer, speed of light, fiber optic principles and types of optical fiber, signal transmission and conversion to sound, इसी तरह losses of power। तो ज़ाहिर बात है इन टॉपिक्स को के एमसीक्यूज़ को समझने के लिए आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो चलें बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, और इसका ताल्लुक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट। देखें, होता ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये है जी, फ़र्ज़ करें हमारी आँख। तो दो पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इन दो पॉइंट्स के दरमियान कहीं भी हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता है, लेकिन इस पॉइंट से अगर हम करीब लेकर आएँ ऑब्जेक्ट को, इसी तरह इस पॉइंट से दूर लेकर जाएं, तो दोनों सूरतों में हमें ऑब्जेक्ट जो है ये ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है, या उसका इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। तो डिस्टिंक्ट कहाँ पे है? डिस्टिंक्ट जहाँ पे इमेज नज़र आ रहा है वो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला दरमियान वाला एरिया। तो ये जो करीब वाला पॉइंट है इसे हम नाम देते हैं नियर पॉइंट। इसी तरह ये जो दूर वाला पॉइंट है इसे हम नाम देते हैं फार पॉइंट। तो चाहे ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे है, चाहे फार पॉइंट पे है, चाहे इनके दरमियान किसी भी जगह पर है, ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर दिखाई देता है। ये जो नियर पॉइंट का आँख से डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नाम दिया जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसकी वैल्यू एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, और एज के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ती है। ठीक है। इसी तरह ये जो फार पॉइंट है, हमें असल में ये नहीं पता होता कि फार पॉइंट किस जगह पर है, यानी एक ऑब्जेक्ट को कितना दूर लेकर जाएंगे और उसका इमेज ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए फार पॉइंट को कंसिडर किया जाता है अनडिफाइंड डिस्टेंस पर, यानी इन्फिनिटी पर। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है वो हो गया चार्ली 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंक्रीजेज विद द एज, ये अभी हमने बात भी की है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज़, सेम क्वेश्चन है, और ये भी सेम क्वेश्चन है नियर पॉइंट के बारे में। इसके बाद है मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमने सिंगल कन्वेक्स लेंस के लिए रिजॉल्विंग पावर जो है उसका फॉर्मूला पढ़ा था, और रिजॉल्विंग पावर हमारे पास आई थी 1/अल्फ़ा मिनिमम। और ये जो अल्फ़ा मिनिमम है ये एक्चुअली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला होता है ये 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है ये लैम्डा के साथ डायरेक्टली, और डी का मतलब यहाँ पर डायमीटर ऑफ लेंस है, उसके साथ इन्वर्सली डिपेंड करती है। ये फ़र्ज़ करें लेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं डायमीटर, और अगर हम इस फार्मूला के मुताबिक रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला लिखें तो वो बनेगा d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। यानी अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, और इसी तरह अगर लॉन्गर डायमीटर है, बड़े डायमीटर वाला लेंस है, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होगी। इसके बाद है जी द रेशो ऑफ साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है।
साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी आई डिवाइडेड बाय ओ। इसके बाद है जी हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। अ वॉच मेकर यूज डैश लेंस टू मेंड वॉचेस कन्वेक्स लेंस। एक वॉच मेकर जो है ये एक कन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करता है, और हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कैसे यूज़ किया जा सकता है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रख दें तो फिर उसका सेम साइड पर विर्चुअल इरेक्टेड और वेरी मच एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है 1 + d/f। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। द मैग्निफिकेशन पावर का अभी अभी हम फार्मूला लिख के आए हैं 1 + d/f। 1 + 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 + 5 आपका आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब है इसकी मैग्निफिकेशन कितनी हो गई 6। A simple microscope form virtual image, its magnifying power is 1 + d/f। ये रिपीट हुआ है। Image formed by simple microscope is erected and virtual। एक बात याद रखें कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो वो सेम साइड पर इमेज देती है। एक बात याद रखें, कन्वेक्स लेंस की मदद से सेम साइड पर अगर इमेज बना है तो समझे हमेशा वो वर्चुअल होगा और इरेक्टेड होगा। इसी तरह अगर कन्वेक्स लेंस की मदद से दूसरी साइड पर इमेज बनेगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम दोबारा वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1 + d/f। 1 + 25 d की जगह और फोकल लेंथ की जगह 10 आ जाएगा, 1 + 2.5 बन जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3.5। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 1 + d/f। ये बन जाएगा 1 + d की जगह 25, फोकल लेंथ यहाँ पे 25 है, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ डबल कन्वेक्स लेंस एक्ट एज डाइवर्जिंग यानी कनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द फोकस। ये वही सिंपल माइक्रोस्कोप की अरेंजमेंट हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पहले पड़ा हो तो इमेज जो है वो विर्चुअल बनता है, और जो क्या बोलते हैं रेज हैं वो डाइवर्ज करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। जब रेज डाइवर्ज करना शुरू कर देंगी तो फिर इमेज जो है वो हमेशा विर्चुअल बनेगा यानी सेम साइड पर बनेगा। If a single convex lens is placed close to eye, then it will act as magnifying glass। ये वही मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 3, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो ये उसने उल्टा काम किया है, उसने मैग्नीफाइंग पावर बता दी है और आपसे फोकल लेंथ पूछ ली है। तो हम ऐसा करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला 1 + d/f। यहाँ से m-1 आपके पास आ जाएगा d/f, और यहाँ से फोकल लेंथ का फार्मूला बन जाएगा d/m-1। अब d की वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर उसने बताई थी 3, ये बन जाएगा 3-1 25/2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर यानी बीटा। इफ़ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 centimeter is used as simple microscope, then its magnifying power will be। तो यहाँ फोकल लेंथ 5 है, 1 + d/f। 1 + 25/5 कैंसिल हो गए, 1 + 5 आपका आंसर आ जाएगा 6 यानी बीटा। इसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। फाइनल इमेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज विर्चुअल एंड इरेक्टिव। हम जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हमारे पास दो लेंसेज होते हैं। फ़र्ज़ करें एक ये वाला लेंस है और दूसरा लेंस ये वाला है। जो ऑब्जेक्ट वाली साइड पे है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो इमेज वाली साइड पे है जो आई वाली साइड पे है उसे आई पीस बोलते हैं। फ़र्ज़ करें ये इनका एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है ये फोकस पॉइंट है आई पीस ऑब्जेक्टिव का, और ये आपके पास है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसी तरह आई पीस का जो फोकस पॉइंट है फ़र्ज़ करें वो ज़्यादा दूर है,
क्योंकि यहाँ पर ये भी एक कंडीशन होती है कि आई पीस की जो फोकल लेंथ है दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आई पीस का जो फोकस पॉइंट है वो ज़्यादा फासले पे है, ये है आई पीस की फोकल लेंथ। अब सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है, बिटवीन द एफ एंड 2f ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव का f यहाँ पर है तो ऑब्जेक्टिव का 2f तकरीबन यहाँ पर होगा, तो f और 2f के दरमियान हमने इसके ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्टिव का 2f फ़र्ज़ करें यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्टिव से एक रे आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी रे आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो तो सीधी पास कर जाएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से गुज़रते हुए इसके साथ जाके मिलेगी। अब जो इन दोनों रेज़ के मिलने का पॉइंट है, ये बात याद रखें कि ये ऑब्जेक्टिव के 2f से अवे बनेगा, यानी दिस इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड अवे फ्रॉम द 2f ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब फ़र्ज़ करें आई पीस जो है वो ये था, ये है फ़र्ज़ करें आई पीस। अब दूसरी कंडीशन ये है इस पूरी डायग्राम को बनाने की, वो ये है कि फ़र्स्ट इमेज जो है वो आई पीस के फोकस के अंदर बनना चाहिए, यानी आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर अंदर बनना चाहिए, और ये ऐसा ही हो रहा है। अब ये जो फर्स्ट इमेज है ये आई पीस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इससे आप दो रेज़ को इमेजिन कर लें, एक जो आई पीस की फोकल लेंथ से गुजर रही है और दूसरी जो पैरेलल है, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, एक वो वाली रे जो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है और दूसरी रे जो पैरेलल है, जो पैरेलल है ये फोकस पॉइंट से गुजरेगी। अब चूंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं, इन्होंने उस तरफ तो नहीं मिलना, इसलिए हम इनको दूसरी तरफ इसी साइड पे एक्सटेंड करते हैं इन दोनों रेस को, तो ऐसा फील हो रहा है कि ये यहाँ पर मिल रही हैं और एक विजुअल इमेज आएगा जो यहाँ पर बनेगा, और इसको हम आँख कहाँ रख के देखेंगे, यहाँ आई पीस के पास रख के आई को हम यहाँ पर इस इमेज को ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास फाइनल इमेज। अब आप देख लें खुद ही, क्योंकि फाइनल इमेज में आई पीस ने सिंपल माइक्रोस्कोप का काम किया है, इसका मतलब है आई पीस ने बिल्कुल वैसा ही काम किया है जो आपने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था, और ये विजुअल इमेज बना है क्योंकि ये रियल में ये दोनों रेज नहीं मिली और इन्वर्टेड बना है। वैसे मैंने आपको बताया था कि विजुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्टेड क्यों है। एक बात याद रखें कि ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से इन्वर्टेड है, लेकिन फर्स्ट इमेज के लिहाज से इरेक्टेड ही है। आप देखें ये ऑब्जेक्ट था, इसके लिहाज से ये फर्स्ट इमेज बना इन्वर्टेड, और फर्स्ट इमेज के लिहाज से ये जो सेकंड इमेज है ये इरेक्टेड ही है। लेकिन जब हम फाइनल स्टेटमेंट देंगे तो जाहिर बात है जब हम फाइनल बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही बात करेंगे। तो अगर आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से देखें, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह था तो उसका फाइनल इमेज इस तरह है, यानी इन्वर्टेड है। तो इसलिए ये बात आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ बीटा। इसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वो कह रहा है जी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये हम जानते हैं एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। यहाँ ये बात भी याद रखें कि टेलीस्कोप के लिए कंडीशन ये है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर दैन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये हम जानते हैं कि एक ही दरमियान में कॉमन फोकस पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव और आई पीस का, और इस तरह से दोनों यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के सम के इक्वल होता है। An astronomical telescope is made with objective of focal length 100 cm and an eyepiece of focal length 5 cm. The length of telescope then focused at infinity. तो ये सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एफ नॉट प्लस एफ ई। नॉर्मली एडजस्टेड टेलीस्कोप इट्स लेंथ इज एफ नॉट प्लस एफ ई, ये पहले ही रिपीट हुआ है, विच इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप। बाकी गलवानोमीटर, एममीटर या वोल्टमीटर ये तीनों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम लेंस वगैरह यूज़ करें या जिसके अंदर हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिस्कशन करें या स्टडी करें, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वेयर इज़ अ फाइनल इमेज फॉर्म विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन इट्स नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक बात याद रखें, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर हो
और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब होगा, जब ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों का फोकस पॉइंट सेम होगा। यानी फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, इन दोनों का जो फोकस पॉइंट है वो सेम हो। फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और ये आई पीस की फोकल लेंथ है, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। The magnifying power of an astronomical telescope increases with increasing focal length. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है इसकी मैग्नीफाइंग पावर अभी अभी हम पढ़ के आए हैं एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। तो जब आप एफ नॉट को बढ़ाएंगे एम भी बढ़ेगा। फाइनल इमेज सीन थ्रू आई पीस इन द टेलीस्कोप इज विर्चुअल, इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। इसका जो फाइनल इमेज है वो विर्चुअल बनता है, एनलार्ज होता है और इन्वर्टेड होता है। अगर आपको याद हो तो हम कुछ ऐसी डायग्राम इसमें बनाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, उससे आने वाली सारी रेज़ को जो ऑब्जेक्टिव है ये फोकस कर देगा। ये कहाँ इन सब को मिलाएगा, ये इन सब को मिलाएगा जी कहाँ पर, फोकस पर। यानी आपका जो फर्स्ट इमेज है ये इन्वर्टेड होगा। फिर ये रेज़ जो हैं ये अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर से गुजरेंगी तो चूंकि ऑब्जेक्ट यानी अब फर्स्ट इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट आई पीस के लिहाज से, ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इमेज जो बना है ये आई पीस के लिहाज से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस के ऊपर पड़ा हो तो उससे आने वाली सारी रेज आपस में पैरेलल हो जाती हैं, ये सारी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब है इन्होंने इन्फिनिटी पर जाकर मिलना है। तो हम आँख को यहाँ रखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि ये सारी रेज यहाँ से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो समझे वो इन्फिनिटी से आ रही हैं। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ विर्चुअल इमेज, क्योंकि ये रियल में यहाँ से नहीं आ रही। दिस इज़ विर्चुअल, इन्वर्टेड एंड वेरी मच एनलार्ज्ड। तो विर्चुअल, enlarged and inverted, so the correct answer is Charlie. If the focal length of objective and eyepiece is given, then magnifying power of telescope. ये देखें, ये जो फर्स्ट वाली है ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और ये जो सेकंड वाली है ये आई पीस की फोकल लेंथ है। आप गौर करें, एक जो यूनिट है वो मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है। आप ऐसा करें दोनों यूनिट्स को सेंटीमीटर में ही रख लें, क्योंकि ज़्यादातर फिजिकल ऑप्टिक्स में या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, ये 50 सेंटीमीटर बन जाएगा। फिर आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, एफ़ नॉट डिवाइडेड बाई एफ़ ई आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10। दोनों के यूनिट एक जैसे हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा यानी 5। स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक कॉलीमेटर, एक टर्न टेबल और एक टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोमीटर इज़ यूज टू स्टडी, ये सारे ही काम करता है। स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फाइंड करते हैं या वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करते हैं, जो वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, ये फार्मूला हमने माइकलसन जो एक्सपेरिमेंट था उसकी मदद से बनाया था। इन मिचेल्सन्स एक्सपेरिमेंट द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ 8 साइडेड मिरर एट द सेंटर इज़, इसका आंसर आएगा π/4। आप देखें 8 साइडेड मिरर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी टोटल 8 साइड्स हैं, यानी 8 सीधे फेस हैं इक्वली। अगर हम सेंटर पे किसी एक फेस की वजह से बनने वाला एंगल मेजर करें तो जाहिर बात है वो पूरे सर्कल के एंगल को कितने हिस्सों में डिवाइड करके आएगा। हम जानते हैं पूरे सर्कल में 2π रेडियन एंगल होता है। अब चूंकि यहाँ पर 8 हिस्से किए गए हैं इक्वल पार्ट्स, तो एक पार्ट का फाइंड करना हो तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा π/4। सो द करेक्ट आंसर इज़ π/4। इसके बाद है जी 10.9 और इसमें वो कह रहा है फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल में विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट इज़ यूज फॉर इट्स प्रोपिगेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें 2 फिनोमिना हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक दूसरा भी एक है कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन। वो यहाँ पर मेंशन नहीं है इसलिए हमने उसको नहीं कंसिडर किया। क्लैडिंग इज़ द लेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर द कोर। हम जानते हैं दरमियान में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, स्मॉलर। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर बाउंड्री इज 41.8 डिग्री। ये हमने
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो टॉपिक था इसी में ऑप्टिकल फाइबर में वहाँ किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33 द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पर उसने स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम के अंदर वो पूछी है, यानी वाटर के अंदर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने बता दिया है। तो अब आप ऐसा करें, v इज़ इक्वल टू सी ओवर n ऐसे लिख लें। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.33। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय c ओवर v, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है। लाइट एंटरिंग इनटू द ग्लास प्रिज्म डज नॉट सफ़र एनी चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। एक बात याद रखें, फ्रीक्वेंसी जो है ये सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इसीलिए हम कहते हैं इस फार्मूला के मुताबिक अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम कह सकते हैं स्पीड और वेवलेंथ में एक जैसी तब्दीली आएगी। अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो वेवलेंथ में कमी और स्पीड में भी कमी आएगी। अगर लाइट रेयरर मीडियम में जा रही है तो इन दोनों में इजाफा होगा। Propagation of light in optical fiber is due to the following phenomena: total internal reflection and continuous refraction। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। For phenomena of total internal reflection, the angle of incidence should be greater than the critical angle। अगर हम चाहते हैं कि total internal reflection हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम के अंदर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। हम जानते हैं कि फ़र्ज़ करें ये ग्लास है यानी डेंसर मीडियम है, और फ़र्ज़ करें ये एयर है यानी कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम है, और ये है दोनों के दरमियान बनने वाला नॉर्मल। अब अगर लाइट का डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये कितना होगा 90 डिग्री। यानी ये सारी रे जो है ये अलोंग द इंटरफेस पास कर जाएगी। हम ये भी जानते हैं कि इस दौरान एक रिफ्लेक्शन भी हो रही होती है, यानी लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है और कुछ हिस्सा जो है वो दूसरी साइड पे जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त जो दूसरी साइड पे हिस्सा जा रहा था वो भी 90 के एंगल पर अलोंग द इंटरफेस चलना शुरू हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देंगे तो फिर सारी की सारी लाइट उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो केस है वो क्या है कि इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू एयर इट्स स्पीड इंक्रीजेज। अच्छा, ये कैसे इंक्रीज़ होगी? ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूँ कि अब लाइट कहाँ जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। अगर लाइट रेयरर मीडियम में जाए तो वेवलेंथ में, जी उल्टा मैं लिख दिया है, अगर लाइट रेयरर मीडियम में जा रही है तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों में इजाफा होगा। बात याद रखें, अगर लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इन दोनों में इजाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रैवल मच फास्टर देन अदर्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर इन विजिबल इंफ्रारेड रेड लाइट। देखें, ये जो इंफ्रारेड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है गिवन ऑप्शंस में, और हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के मुताबिक v इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। द लेयर ओवर द सेंट्रल कोर ऑफ द जैकेट इज कॉल्ड क्लैडिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? 3। मोनोमोड या सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। उसके बाद आ जाती है जी मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और तीसरी काइंड है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। The optical fiber in which central core has larger refractive index and its refractive index gradually decreases। एक बात याद रखें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेजुअली कमी आ रही है, जैसे जैसे हम जो ऑप्टिकल फाइबर के सेंटर से अवे मूव करते हैं तो समझें ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यानी चार्ली। क्लैडिंग इन द ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज्ड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखें, क्लैडिंग का फ़ायदा ये है कि जब लाइट
कोर से क्लैडिंग की तरफ जाती है, यानी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। तो बेंड होने का, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर बेंडिंग होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन। यानी इसका आंसर क्या है? बीटा। द डायमीटर ऑफ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज डेल्टा। द ऑप्टिकल फाइबर इज कवर्ड विद प्रोटेक्टर बाय प्लास्टिक जैकेट। मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज। हम जानते हैं कि हम मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर या ग्रिड इंडेक्स फाइबर की बात करें तो इन दोनों के अंदर लाइट कौन सी यूज़ की जाती है? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। हम जानते हैं मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टीमोड ग्रेड इंडेक्स फाइबर में सबसे बेस्ट कौन सी है? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, क्योंकि इसमें डिस्टॉर्शन की वजह से पावर लॉस नहीं होता, डिस्पर्शन की वजह से। लेकिन अगर हम स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करें तो उसमें सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर जाना शुरू कर देता है, यानी सिग्नल्स के दरमियान डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर। इसलिए स्टेप इंडेक्स फाइबर को शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। इन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर डायमीटर ऑफ कोर इज़ 50 माइक्रोमीटर। इसके बाद ये डायमीटर ऑफ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 5 सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्शन टू साउंड। लाइट एमिटेड फ्रॉम एलईडी हैज़ द वेवलेंथ और द इंफ्रारेड लाइट। बेटा ये जो है ये एक इंफॉर्मेशन है इसी टॉपिक के अंदर। 1.3 माइक्रोमीटर, ये काफ़ी दफ़ा पास पेपर में आया भी हुआ है। इन न्यूअर सिस्टम्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय रिपीटर्स विच मे बी सेपरेटेड एज मच एज 100 किलोमीटर। पुराना जो सिस्टम था उसमें बहुत थोड़े फासले पे रिपीटर लगाया जाता था। रिपीटर एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लाइट की जो पावर की डिसिपेशन है उसको दोबारा से एनहांस कर सकते हैं या उसको दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन ये जो आजकल जो हम रिपीटर यूज़ कर रहे हैं, जो न्यूअर सिस्टम है, जो नए निज़ाम है, इनमें 100 किलोमीटर के बाद भी अगर हम रिपीटर यूज़ करें तो काम चल जाएगा। Losses of power using a graded index fiber, the time difference is reduced to about 1 nanosecond per kilometer। ठीक है, अगर हम स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करें तो उसमें 1 किलोमीटर के दौरान 9 नैनोसेकंड का डिस्पर्शन आता था, डिस्टॉर्शन आता था। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करें तो इसमें तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर 1 नैनोसेकंड का टाइम डिफरेंस आता है और ये बड़ा कम है। इसीलिए हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को स्टेप इंडेक्स फाइबर के ऊपर प्रेफर करते हैं और इसको लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको ये सारे MCQs जो हैं ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं आपको एक दफ़ा इनको दोबारा से शुरू से दिखा देता हूँ ताकि अगर आपने किसी स्क्रीनशॉट की तरफ जाना है तो आप आसानी से इसको देख सकें। ये था, इसके बाद ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर, स्पीड ऑफ लाइट, फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल, और उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और फिर था सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्शन टू साउंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।